दोस्तों, राजस्थान में चुनाव अपने अंतिम मोड़ पर आ गया है जब वोटरों को डिसाइड करना है कि अशोक गहलोत की सरकार को दोबारा निमंत्रण देना है या बीजेपी को मौका देना है। इस दौरान बहुत सारे किरदार, बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे सामने आए, लेकिन ये चुनाव सचिन पायलट से शुरू हुआ और सचिन पायलट पर खत्म हुआ। ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है। धुरी सचिन पायलट बन गए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। तो पिछले 1 साल में एक ही नाम चर्चा में रहा, वो सचिन पायलट का। आप कहेंगे वसुंधरा राजे का भी तो नाम चर्चा में रहा, वो भी रहा, लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस की राजनीति को प्रभावित करते रहे और बीजेपी की राजनीति को भी प्रभावित करते रहे। और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी सचिन पायलट फिर आ गए सुर्खियों के साथ। वो भी प्रधानमंत्री के लब पर उनका नाम, अशोक गहलोत की जुबान पर उनका नाम, कांग्रेस आला कमान की जुबान पर उनका नाम, अमित शाह की जुबान पर उनका नाम। बड़ा सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ अचानक आखिरी 24 घंटे में कि मोदी और अमित शाह दोनों को सचिन पायलट को विक्टिम कार्ड के रूप में पेश करना पड़ा। मजेदार बात है। आपको पूरी कहानी पता है, संक्षेप में बता दूं कि पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि राजेश पायलट चूंकि सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, इसलिए बेटे सचिन पायलट को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। फिर उन्होंने, अमित शाह ने कहा कि दो बातें भी प्यार की मीठी सचिन पायलट के लिए नहीं कही गई अशोक गहलोत की तरफ से, और मोदी जी ने आगे जोड़ दिया कि दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया गया। सचिन पायलट ने खंडन किया, झूठ था ये, बकायदा सरासर झूठ था। 1997 में सीताराम केसरी के खिलाफ राजेश पायलट चुनाव लड़े थे, ना कि सोनिया गांधी के खिलाफ। सोनिया गांधी तो उस समय सक्रिय राजनीति में, ये सब बातें आप जानते हैं, आई भी नहीं थी। लेकिन बड़ी कहानी यह है पर्दे के पीछे कि आखिर ऐसा क्यों कहने के लिए मजबूर हुए। 3-4 वजह हो सकती हैं। एक, क्या बीजेपी को लग रहा है कि पिछली बार पूर्वी राजस्थान की 39 सीटों ने उनकी नैया डुबो दी थी, तो इस बार भी नैया पार नहीं हो पाएगी। 39 में से 25 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। गुजर मीणा बेल्ट में सचिन पायलट की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। 4 सीटें शायद बीएसपी मायावती की पार्टी ने जीती थी। 1-2 निर्दलीय जीते थे, एक आरएलडी के जीते थे। ये सब के सब बीजेपी में नहीं गए थे, ये सब के सब अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस में आ गए थे। 39 में से सिर्फ 4 सीटें बीजेपी के हाथ लगी थी। क्या बीजेपी को लग रहा है कि इस बार भी स्थिति ठीक नहीं है? क्या बीजेपी को लग रहा है कि गुर्जर वोट जिस बड़ी संख्या में वापस बीजेपी में आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है? क्या बीजेपी को लग रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से खड़ा कर दिया, उनके कुछ और समर्थकों को खड़ा कर दिया, इसके बावजूद मीणा वोट जो परंपरागत रूप से कांग्रेस का है, वो कांग्रेस के ही पाले में रह रहा है और इस तरफ नहीं खिसक रहा है? तो क्या बीजेपी को तीसरा डर ये सता रहा है कि ये मीणा, ये थोड़ा बहुत गुर्जर और फिर पार्टी का जो उम्मीदवार है कांग्रेस का, उसका बेस वोट और कांग्रेस जाति का वोट और कांग्रेस का बेस वोट, ये मिलकर इतने हो जाएंगे कि पूर्वी राजस्थान में बीजेपी की हालत खराब कर देंगे? इसीलिए क्या आखिरी वक्त में दांव खेला गया? इससे हालांकि सचिन का राजनीतिक कद भी बढ़ता है, सचिन का राजनीति में कितना बड़ा स्थान है, कम से कम प्रधानमंत्री और अमित शाह की नज़र में। उनको क्यों लगता है कि सचिन पायलट के नाम पर गुर्जर और मीणाओं में या गुर्जर और अशोक गहलोत के समर्थकों के बीच में एक फ्रैक्शन पैदा किया जा सकता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 60% गुर्जर वापस गया है, 40% कांग्रेस के साथ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिरी 2-3 दिनों में कुछ और गुर्जरों ने भी स्ट्रेटेजी बदली है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कांग्रेस का भविष्य सचिन पायलट है और ऐसे में अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं भी आती है तो भी सचिन पायलट को आगे रखने के लिए, अशोक गहलोत से 2 कदम आगे रखने के लिए कांग्रेस को जिताना जरूरी है। कांग्रेस जीतेगी तो सचिन पायलट आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि उसमें पूर्वी राजस्थान की सीटों का असर रहेगा। क्योंकि गुर्जर वोट मानकर चल रहा है कि मारवाड़ हो चाहे मेवाड़ हो, यहां पर कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है।
शेखावटी में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी बताई जाती है और भी कुछ इलाकों में, मेवात के इलाकों में भी मिक्स्ड है, मिला जुला सा असर बताया जा रहा है। तो सारा दारोमदार क्या यहाँ सचिन पायलट के हल्के वाली बेल्ट में आकर सिमट गया है और इस कारण मोदी जी को, अमित शाह जी को, सबको चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। इस कारण अशोक गहलोत को खुलकर तारीफ करनी पड़ी सचिन पायलट की। सचिन पायलट की कांग्रेस को वोट देने वाली अपील का वीडियो जारी किया गया अशोक गहलोत की तरफ से। तस्वीरें में वो उससे पहले चस्पा हो रहे थे। तो क्या अब कहानी इस रूप में जाती हुई दिख रही है कि कहीं मोदी और अमित शाह का दांव उल्टा ना पड़ जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुर्जर भी अच्छी तरह समझ जाएं कि जिस पार्टी को परंपरागत रूप से वोट देते रहे, वो चंद सीटों की खातिर गुर्जरों के साथ ही विश्वासघात करने चली है, राजेश पायलट का अपमान कर रही है। और जो सचिन पायलट के साथ नहीं हुआ उसका बखान क्यों कर रही है, उसके बारे में क्यों बता रही है? बीजेपी की का आला कमान क्यों बता रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में और ज्यादा तारतम्यता पैदा हो गई है? हालांकि अब आप कहेंगे चुनाव प्रचार का समय निकल गया, अब आप कहेंगे बहुत देरी हो चुकी, लेकिन एक फ्लोटिंग वोटर होता है, एक अंडर करंट होता है, एक अंदर अंदर बात होती है, मोबाइल टू मोबाइल बात होती है, चौपाल टू चौपाल बात होती है, गांव टू गांव बात होती है। तो क्या ये दिलचस्प रहेगा कि नहीं रहेगा? 25 सितंबर से कहानी शुरू होती है पिछले साल, जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और इरादा आला कमान का यह था कि एक लाइन का प्रस्ताव पारित करा लिया जाए, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। ऐसा हो नहीं पाया और उसके बाद से सचिन पायलट लगातार लाइमलाइट में रहे। वो अशोक गहलोत सरकार की भी घेरेबंदी इस रूप में करते रहे कि वसुंधरा के भ्रष्टाचार के शासनकाल की आप जांच क्यों नहीं कराते, परीक्षा लीक मामले को लेकर अजमेर से जयपुर तक की पदयात्रा, कभी मौन रहना, कभी मुखर हो जाना, कभी इशारों इशारों में अशोक गहलोत के बयान का जवाब दे देना, ये तमाम चीज़ें होती रही और बीजेपी आश्वस्त घर पे बैठी रही कि मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, दोनों को लड़ने दो, चुनाव मैदान में उतरने की भी ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बैठे चुनाव जीत जाएंगे। तो इस चक्कर में उन्होंने कहा वसुंधरा राजे का भी से भी किनारा करो, वसुंधरा राजे की अब क्या ज़रूरत है। वैसे भी वसुंधरा राजे पर जो गाज गिरी बाद में, उसके पीछे एक वजह सचिन पायलट भी थी, क्योंकि मानेसर कांड के बाद ऐसा माना गया और जिसको दबे सुरों में या परोक्ष रूप में अशोक गहलोत ने भी माना, साफ भी माना कई एक दो बार, कि वो वसुंधरा सरकार गिराने के पक्ष में नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि सचिन पायलट की बीजेपी में एंट्री हो और बीजेपी का गेम प्लान फेल हो गया था। तो क्या ये खामियाजा जो बीजेपी को उस समय कथित रूप से उठाना पड़ा, मुझे नहीं लगता अपने ऑपरेशन में बीजेपी सफल होती या नहीं होती या 100% सफल होती, लेकिन उनको गाज गिराने का एक मौका, एक वजह, एक कारण मिल गई। तो सचिन पायलट ने दोनों खेमे में बेचैनी पैदा रखी। 6 महीने पहले दोनों के बीच में जो मतभेद दूर हुए, मनभेद अभी भी हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि संयुक्त रैलियां नहीं होती। संयुक्त रैलियां सामने आती तो मनभेद भी दूर हो जाते। तो कहीं ना कहीं अब क्या सचिन पायलट का भविष्य 3 दिसंबर के बाद भी नजर आता है? कांग्रेस अगर जीत गई तो क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे, या लोकसभा चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा, तब तक अशोक गहलोत होंगे और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नए सिरे से राहुल गांधी कांग्रेस में चर्निंग करेंगे और अशोक गहलोत को दिल्ली बुला लेंगे, या फिर 2.5 साल वाला फॉर्मूला होगा? और फिर दूसरी स्थिति में अगर कांग्रेस हार गई तो क्या फिर राहुल गांधी बहुत बड़े फैसले करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर? संगठन में बदलाव होगा, सचिन पायलट को जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की नए सिरे से और अधिकारों के साथ सौंपी जाएगी और अशोक गहलोत को थोड़ा राजनीतिक निर्वासन में दिन बिताने पड़ेंगे, या फिर उनको फिर दिल्ली हमेशा के लिए बुला लिया जाएगा कि अब राजस्थान में आपकी पारी खत्म हुई। दोनों ही स्थितियों में देखिए सचिन पायलट को फायदा होता हुआ दिख रहा है और प्रियंका गांधी तो कह ही चुकी हैं कि सचिन पायलट भविष्य है कांग्रेस का। साथ मिलकर चलते तो बहुत अच्छा रहता, 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो क्या हम बैठकर यही सचिन पायलट फैक्टर का जिक्र कर रहे होंगे, डिस्कशन कर रहे होंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
फिर कह रहा हूँ, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत ज़रूरत है। मेंबरशिप ड्राइव में भी आप जा सकते हैं और मेरी वित्तीय मदद भी कर सकते हैं। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, यानी एक्स हैंडल है। विजय विद्रोही 7 के नाम से इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। बेल आइकन दबा दीजिए, घंटी जैसी आकृति, ताकि कोई नया वीडियो मैं करूँ तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए तत्काल जानकारी मिल जाए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।